Munchkins. Welcome or welcome back to the channel. My name is Ocean and I am an English educator on the platform of Unacademy. और guys, मैं आज आपके लिए एक बहुत important, बहुत special video लेकर आई हूँ because today we're gonna discuss the very first poem in your syllabus, जिसका नाम है A Photograph by Shirley Toulson. अब ये जो poem है ये बहुत छोटी सी है but इसकी length पर मत जाइएगा because यहाँ से जितने questions बन सकते हैं वो अनगिनत है. Extract, short, long, हर टाइप का क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है. So how are we going to complete this poem in today's session? Since it's a very short poem, so we're going to have a detailed analysis of it in the session. Line by line analysis होगा, so have your books open in front of you along with the pen. Then I'm also going to discuss the important themes running in this poem. Also उसके बाद हम लोग जो है literary devices भी discuss करेंगे ताकि इस एक सेशन को देखने के बाद you feel so confident कि यहाँ से कोई भी क्वेश्चन क्यों ना आए आप उसे कॉन्फिडेंटली कर ले. Then what are we even waiting for? आप लोगों ने अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं करा है तो फटाफट से लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए so that more such interesting and important videos can be a part of your feed. अब चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं. हम ज्यादा इंतजार आपको कराएंगे नहीं क्योंकि छोटा सा सेशन है 15 से 20 मिनट का, बट इसमें काफी कुछ हमें करना है. अब सबसे पहली चीज देखो बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप लोगों ने अभी भी ओशन मैम को अनअकैडमी पे फॉलो करना शुरू नहीं करा है तो वो भी कर लीजिए. क्यों मैं ऐसा बोल रही हूँ बिकॉज एक तो हम लोग आपके लिए एप्लीकेशन पे प्लस सेशंस ले रहे हैं जहां पे आपको बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से बहुत सारा मटेरियल मिल जाएगा और कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट सेशंस भी लेते हैं जैसे यूट्यूब पे होते हैं, बट वहां पर हम आपको सारे के सारे नोट्स, एमसीक्यूज, पोल्स बहुत कुछ प्रोवाइड करते हैं. सो गो अहेड, डाउनलोड द एप्लीकेशन एंड follow me. Moving on guys, now here's the session flow that we are going to follow for today. So I'm going to start with the summary. I've already told you that it's going to be a detailed analysis, so have your books open in front of you. Then हम इसके themes और literary devices discuss करेंगे which are not very large in number. Now moving on guys, तो सबसे पहले हम पोम की शुरुआत कर रहे हैं. अब ये जो पोम है ना शर्ली टूल्सन ने जो लिखी है, इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल एंड हार्ट टचिंग पोम. ये उन्होंने अपनी मदर के लिए एज अ ट्रिब्यूट लिखी थी वेयर द एंटायर पोम रिवॉल्व्स अराउंड दिस वन फोटोग्राफ जिसमें उनकी मॉम है और उनकी मॉम के दो कजिन्स हैं और वो जब छोटी थी मात्र 12 साल की, तो जब वो इस बीच हॉलीडे पर गई थी तो उसने उस मोमेंट को कैप्चर करा. Now why is this photograph so special for the poet? How has it become a tribute? इसके बारे में हम इस पोम में जानते हैं. Now here we start with the first stanza. The cardboard shows me how it was when the two girl cousins went paddling, each one holding one of my mother's hands and she the big girl some 12 years or so. अब जो यहाँ पर cardboard word सबसे पहली लाइन में हमने यूज करा है, this has been used for the photograph. क्योंकि भाई देखो आज के जमाने में तो सारी की सारी चीजें कैसी हैं, डिजिटलाइज्ड है. ठीक है, हमको तो किसी भी चीज को ऐसे प्रिंट करवाने की खास जरूरत नहीं पड़ती, बट पहले क्या होता था, देयर यूज्ड टू बी अ कैमरा जिससे हम फोटोज को डेवलप कराते थे. अब जो वो फैंसी फैंसी छोटे कैमराज नहीं आते हैं, ठीक है, जिसमें इंस्टेंट फोटोज आते हैं, ठीक है, तो उसी का एक तरीके से मान लीजिए डिफरेंट वर्जन था. Right. So photographs used to be something very special because they did not have a smartphone to capture a moment anytime that they like. तो एक कार्डबोर्ड है बेसिकली, एक फोटोग्राफ है जिसे एक फ्रेम में लगाया गया है कार्डबोर्ड के, और उसमें बेसिकली पोर्ट बोल रही है कि उन्हें पता चल रहा है कि चीजें कैसी थी. When the two girl cousins went paddling, जब पैडलिंग का मतलब क्या होता है, तो पानी में जब आप नंगे पैर, ठीक है, छप छपैया छप्पम छप्पम पानी में करते हो, you make a splish and splash in the water, that is what you call paddling. And each one holding one of my mother's hands and she the big girl some 12 years or so. अब basically ये जो फोटोग्राफ है उसके अंदर 3 लड़कियां हैं. I'll draw a very aesthetic beautiful caricature. कोई मजाक नहीं उड़ाएगा क्योंकि मेरी ड्राइंग बहुत ही बकवास है. Still try my best. ठीक है, so it's something like this. अगर किसी ने मुझे बोला ना कि ओशन मैम की ड्राइंग तो ओहो हो मैं बता रही हूँ, पढ़ाना छोड़ दूंगी.
Nobody dare make fun of me. So this is basically what the picture looks like. Where these are the two girl cousins, ठीक है, जिन्होंने मदर का हैंड पकड़ा हुआ है और मदर बीच में है. She is around 12 years in this pictures, and you know they're very happy. They're all enjoying a sea holiday, a beach holiday. It's something like that. So पहले stanza में तो हमें ज़्यादा कुछ नहीं, सिर्फ photograph का description ही दिया गया है that what those girls were doing and everything. Now let's take a look at the notes. So the poet is looking at a old photo album which is made up of cardboard. वो cardboard के बना हुआ है. And in the picture there are three girls who are walking on the beach holding each other's hand. तीन लड़कियां हैं बीच पे, तीनों ने मस्त है, ठीक है, एक दूसरे का हाथ पकड़ा हुआ है. And the girl in the middle is the tallest and the oldest, and the other two girls on each side are younger than her. बीच वाली लड़की सबसे लंबी है, अगल बगल में जो लड़कियां हैं उन्होंने उसका हाथ पकड़ा हुआ है. And the girl in the middle is the poet's mother. वो कौन है? पोएट की मदर है. She is around 12 years old when the picture was taken. वो सिर्फ 12 साल की थी जब ये फोटो ली गई थी. Now here's a further description of what they were doing, exactly how they looked like. All three stood still to smile through their hair at the uncle with the camera, a sweet face. My mother's, that was before I was born, and the sea, which appears to have changed less, washed their terribly transient feet. अब वो बोल रहे हैं कि भाई तीनों के तीनों ना बिल्कुल ऐसे पोज बनाकर खड़े हुए थे, because that's how it is. Whenever your photo is getting clicked, you are asked to pose, you are asked to stand still. That's what these three girls were doing as well in the photograph. And who took their picture? किन्होंने ली उनकी picture? Uncle ने ली. And now the poet says that it is such a sweet face of our mothers. कि उनकी मम्मा का जो चेहरा है वो उस फोटोग्राफ में कितना स्वीट लग रहा है, कितना प्यारा लग रहा है. एंड दैट वाज बिफोर आई वाज बोर्न. ऑब्वियसली द पिक्चर वाज टेकन एट अ टाइम जब हमारी पोएटिस बोर्न तक नहीं हुई थी. एंड द सी व्हिच अपीयर्स टू हैव चेंज्ड लेस washed their terribly transient feet. Now these two lines are very very important. यहाँ से short question आपके एग्जाम में easily पूछा जा सकता है. अब transient का मतलब क्या होता है? Transient means temporary. So what is the poet trying to say? The poet is trying to say कि जो ये sea है इस picture में, ये तो कुछ खास बदला नहीं है. It hasn't changed much. However, the feet, whose feet are we talking about? We are talking about the feet of those three girls. They are temporary as compared to the sea. Why? Because इतने सालों में, obviously those girls in the picture have grown older. They have changed a lot. But the sea is still the same. So this highlights mortality of human beings in contrast to nature. कि हम जो human beings हैं, हम क्या हैं? हम mortal beings हैं. मतलब we have limited time period on this planet. Whereas जो nature है, that is something constant. वो एक ऐसी चीज है which is definitely going to outlive us. Right? Now, अब इसको क्यों mention करा गया है? We are going to learn about it later. मैं तुम्हारा सारा सस्पेंस नहीं छोड़ना चाहती. So the above lines the poet describes how the photograph was taken. कि photograph कैसे ली गई थी. Her mother's uncle took the photograph and told them to stop and pose. कि अंकल ने ली photograph, उनको बोला कि थोड़ा रुको, pose करो. And all three of them, they left their wet hair open and smile at the camera. कि तीनों लड़कियों ने अपने बाल खुले छोड़े हुए थे. They were smiling at the camera. And the poet's attention is drawn towards the mother's face, which is described as a sweet face. कि poet का भी attention सारा का सारा कहाँ था? अपनी mom के चेहरे पर था. And it has been described as something very sweet. बहुत ही प्यारा सा चेहरा लग रहा था उनका. And the photograph was taken long before the poet was born. और ये photograph कब ली गई थी? जब poet born भी नहीं हुई थी, पैदा भी नहीं हुई थी. Now moving on, the poet calls their feet terrible transient as they were so young by then and now that they had grown older. कि उनके feet को क्या बोला गया? Terribly transient. क्यों बोला गया? क्योंकि भाई उस टाइम पे तो वो लोग इतने यंग थे और अब देखो सारे के सारे बूढ़े हो चुके हैं. On the other hand, the sea which touched their feet has changed less. वहीं जो sea है इस picture में, उसमें तो कुछ खास बदलाव आया ही नहीं है. Right? Now moving on, आगे बढ़ते हैं. Now, some 20-30 years later, she'd laugh at the snapshot. See Betty and Dolly, she'd say.
And look how they dressed us for the beach. The sea holiday was her past, mine is her laughter. Both rhyme with the labored ease of flowers. Now, this is a very, very important stanza. इसमें बहुत सारी important lines है, so listen carefully. अब पोर्ट जो है, अभी तक उन्होंने क्या डिस्क्राइब करा? उन्होंने हमें अपनी मदर का चाइल्डहुड डिस्क्राइब करा कि जब वो 12 साल की थी, जब फोटोग्राफ ली गई थी, how everything was back then. Now she is talking about जब उनकी मॉम अप्रोक्सीमेटली अपनी लेट 30s में थी, ठीक है, या फिर ठीक है 40s में थी, मिडिल 30s टू अर्ली 40s, बिकॉज 20-30 इयर्स लेटर की बात करी गई है कि भाई 20-30 सालों बाद भी जब वो मदर उस स्नैपशॉट यानी उस फोटोग्राफ को देखती थी, सो व्हाट did she usually say? How did she used to react? See Betty and Dolly कि भाई Betty and Dolly को देखो, Betty and Dolly are those two cousins जो और हैं, and see how they dressed us for the beach. देखो भाई हमें बीच के लिए कैसे तैयार करा गया. Now I think this is something which is very relatable. Like at least मेरे लिए तो पर्सनल लेवल पे है कि जब हम छोटे होते थे ना, हमारे पेरेंट्स को लगता था कि वो है इंटरनेशनल फैशन डिजाइनर्स. मतलब उनका सेंस ऑफ फैशन तो माशाल्लाह है, एंड लिटरली अपने बच्चों को वो डिस्को बॉल बना के लेके जाते थे जहां जाते थे. एंड इफ यू लुक एट योर पिक्चर्स फ्रॉम बैक देन, यू आर बाउंड टू बी एम्बैरेस्ड, क्योंकि तब हमारे पास अपनी सोच तो नहीं थी, अपनी चॉइसेस तो नहीं थी. जो मम्मी पापा बोलते थे वही करते थे, जो वो पहना देते थे वही हम लोग पहन लेते थे. Now that you must have grown older, and now when you actually look back at those pictures, तो मुझे लगता होगा कि यार इतना अत्याचार हुआ क्यों है हमारे साथ, इसमें कोई जरा हमें बताए. तो वैसे ही उनके लिए भी था, probably they dressed them a little funny, right? Especially मुझे लगता है कि लड़कों के साथ, if you reach out to your mothers now, they'll tell you कि कैसे बचपन में एक ना एक बार उन्होंने तुम्हें फ्रॉक पहनाई है. For some reason, every boy mother had this desire कि एक बार अपने बच्चे को, बेटे को मुझे एक फ्रॉक नहीं देख, पूछना जरा. Now, the sea holiday was her past, mine is her laughter. कि ये sea holiday किसका past है? ये sea holiday तो मेरी मदर का past है, मेरा past उनकी laughter है, right? So for mother, one of the most cherishable memories was this sea holiday. Whereas for the poet, one of the most cherishable memories is when her mother used to laugh looking at that photograph. क्यों? Both rye with the labored ease of lost, it is very important. Rye का मतलब होता है funny, labored means difficult, and ease means easy. तो भाई पोएट क्या कहना चाहते हैं? भाई इट्स सो फनी कि ये चीज इतनी फनी है that how easy it is to lose something but how difficult to get over it. भाई the boat's mother, she has lost her childhood. She wants to probably live those moments all over again, but can she? She cannot. She remembers those moments in nostalgia, जब वो carefree थी, जब उनके ऊपर इतनी सारी responsibilities नहीं थी. On the other hand, जो poet है, she has now lost her mother. उसकी mother जो है, she is now no more alive. So whenever she looks at that photograph, now she is reminded of her mother laughing at it. अब दोनों के लिए ये दोनों चीजें lose करना बहुत आसान था, ठीक है? कोई भी चीज खोती है तो कैसे? बिल्कुल in the blink of an eye चली जाती है. But in order to get over that loss, it's so difficult. So it's funny. So it's a very sad smile कि यार वो भी क्या दिन थे. And now you just want to relive those days again, right? Now let's take a look at the explanation bit. So after 20-30 years later, she would laugh at the photograph. She would look at that photograph, she would laugh at it, and she would tell me to look at her cousins Betty and Dolly and how their parents would dress all of them up for the beach. कि बोलती थी बेटी और डॉली को देखो देखो हमें कैसे उन्होंने तैयार करके रखा है बीच के लिए. They would have planned to take a photograph beforehand. उन्होंने पक्का अच्छे से पूरा प्लान करा होगा कि अच्छा यार चलो हम फोटोग्राफ लेंगे. And the poet recalls the sea holiday was her mother's favorite moment from the past. ये जो sea holiday था वो शायद कहीं ना कहीं उनकी मॉम का favorite moment था पास्ट से.
Why the poet's favorite moment from the past was her mother's laughter. वही poet का favorite moment कौन सा था? जो उनकी mom laugh करती थी whenever she used to look at that photograph. And both the women, they would think about those past memories which they cannot live again. दोनों की दोनों उन past memories को याद करती हैं, उसके बारे में सोचती हैं, जो कि अब वापस नहीं आ सकते. And they tried their best to adjust to whatever they have lost. अब now they're just trying to make their peace with the fact कि चलो ठीक है, जो जाना था वो चला गया, let's just be fine with it. That's what you can do once you lose something, right? तो वही चीज है, right? Now last stanza की बारी आ गई है. उसके बाद इसमें भी थोड़ी सी important चीजें हैं. Now she has been dead nearly as many years as that girl lived. And of this circumstance, there is nothing to say. It's silent silences. अब पोर्ट कह रही है कि मेरी मॉम की डेथ को उतना ही टाइम हो चुका है जितने टाइम के लिए वो लड़की जी रही थी उस फोटोग्राफ में. बेसिकली अगर मैं आपको सीधी सादी भाषा में समझाऊं तो द गर्ल वाज 12 years old in that photograph and now it's been 12 years to her mother's death as well. And of this circumstance, मतलब इस situation, इस चीज के बारे में there is nothing to say at all. उसके पास कुछ नहीं है बोलने के लिए. It's silent silences. Now जो उसकी मॉम का डेथ है वो उसने उसकी मॉम को साइलेंट कर दिया है. The death of her mother has silenced her mom and it has left a void in her life. उसकी वजह से जो उनकी लाइफ में एक void आया है, उसने एक ऐसा साइलेंस उनकी लाइफ में क्रिएट करा है that she is now speechless. अब वो स्पीचलेस हो चुकी है. Even though she feels a lot, she is overwhelmed. वो इस फैक्ट से अभी तक भी उभर नहीं पा रही हैं कि उनकी मॉम अब जिंदा नहीं है. But she is not able to say anything about it. वो कुछ नहीं कह सकती उसके बारे में, इतना बड़ा गैप है. ठीक है, That is what this stanza was about. So mainly 3 stages की बात करी गई है. सबसे पहले हमें बताया गया था पोर्ट की जो मॉम है, ठीक है, उनके बचपन के बारे में. Then we talked about her middle age. Then we talked about after her death, how the poet feels about it. Now, quickly we're gonna go through the notes of this one as well, and then themes or literary devices. बार-बार मेरे दिमाग में पता character sketch आ रहा है, because usually one shots में होता है. ठीक है, so themes होंगे और literary devices होंगे. That's it. So in the upper lines, the poet says that her mother died 12 years ago. The same age her mother was in the photograph. उतनी age की उसकी mom उस photograph में थी. And whenever the poet thinks of her mother's death, she cannot explain what effect she has of her mother's death. जब भी वो उस चीज के बारे में सोचती है, वो बयां नहीं कर सकती कि उनको कैसा फील होता है. Death has silenced her mother, which has also left her speechless. कि death की वजह से उसकी mother silent है. She cannot say anything. She's not around her. She's not a part of her life. और उसने अब कहीं ना कहीं उनको भी speechless छोड़ दिया है. She also has nothing much to say about it. Alright. Now, moving on, let's quickly discuss the themes and then literary devices करेंगे. Not a lot of literary devices in this poem, so we are almost through. अब भाई theme में basically main जो themes क्या-क्या है? Loss, memory, and transience of life. These are the 3 major themes. एक तो हमें बताया गया है कि the impact of loss on people. We can see, how poet still finds it difficult to adjust to the fact that her mother is gone. तो कोई भी आपका जो loved one है, ठीक है, जब वो चला जाता है तो उनके लॉस से उभरना कितना मुश्किल होता है, ये हमें देखने को मिल रहा है. Then the memory, we can see, how memories are something that always keep the people alive in our heart. कि चाहे वो लोग physically चले जाएं पर उनकी memories हमेशा हमारे दिल में उन्हें जिंदा रखती हैं. And not always those memories have to be something in our head. Sometimes they can also take a tangible form. Tangible का मतलब क्या होता है? Tangible means something that you can touch and see. For example, that photograph, that also holds a lot of memories, a lot of emotions for the poet. Last is the transience of life. कि भाई ये जो life है ये बहुत टेम्पररी है, राइट? ये हमारे पास हमेशा नहीं रहेगी. एंड दिस पार्ट, दिस थीम स्पेशली हाईलाइटेड इन द लाइन जहां पे वो नेचर के साथ उन्हें कॉन्ट्रास्ट कर रही हैं, दैट हाउ सी इज समथिंग परमानेंट, समथिंग विच विल ऑलवेज बी देयर, वो एटर्नल रहने वाला है. हाउएवर ऑन द अदर हैंड वी ह्यूमन बीइंग्स आर टेम्पररी.
हमारे पास वो लाइफलाइन नहीं है. So let's accept that fact. Alright, these are the major 3 themes in this poem. Now quickly we move on to the literary devices as well and we are done. But beta, I hope आपने अभी तक वीडियो को लाइक कर लिया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है, ठीक है. I promised you 15 से 20 मिनट के अंदर अंदर I'll get done with it. I am keeping I promise. Why can't you do it if you still have it? Now here are the literary devices. The first one is alliteration. Alliteration को तो मैं पोट्री की दुनिया में बिन बुलाया मेहमान कहती हूँ. मुझे तो लगता है कि कुछ हो ना हो alliteration आपको जरूर मिल जाता है. Alliteration का मतलब क्या होता है? जब अगल बगल के words same consonant letter या sound से start होते हैं, जैसे through, there, tt, stood, still, ss, my, mother's, mm, terribly, transient, tt, silent, silences, ss. इन सब में क्या आया है? Alliteration. Next is oxymoron. What is oxymoron? जब हम दो opposite words को एक साथ use करते हैं. For example, labored ease. जैसे labor का मतलब होता है difficult. Ease means easy. Two opposite words have been put together. Last one is transferred epithet. ट्रांसफर्ड एपिथेट का क्या मतलब है? जब आप एडजेक्टिव किसी ऐसे नाउन के सामने यूज करते हो जिसे वो डिस्क्राइब नहीं कर रहा है, इट्स डिस्क्राइबिंग एन ऑल टुगेदर डिफरेंट नाउन. फॉर एग्जाम्पल, जब किसी का बर्थडे होता है, व्हाट डू यू विश हिम? जैसे हैप्पी बर्थडे. अब थिंक ऑफ इट, हैप्पी बर्थडे को थोड़ी डिस्क्राइब कर रहा है. आप बर्थडे थोड़ी चाहते हो हैप्पी, आप चाहते हो कि जो बर्थडे बॉय है या बर्थडे गर्ल है वो हैप्पी हो. सो हैप्पी लगा तो बर्थडे के सामने, पर डिस्क्राइब बर्थडे बॉय या बर्थडे गर्ल को कर रहा है. दैट इज ट्रांसफर्ड एपिथेट. सिमिलरली, टेरिबली ट्रांजिएंट फीट. फीट इज नॉट समथिंग विच आर टेम्पररी. जो लोग हैं जिनके वो फीट हैं, दे आर टेम्पररी. सो दिस इज ट्रांसफर्ड एपिथेट. Now that's it guys. So भाई, अगर आपने अभी तक ओशियान को फॉलो नहीं करा, एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं करा है, do it right away to be a part of the special classes, free of cost classes. ये PPT भी आपको free of cost वहीं मिल जाएगी. And if you like this video, enjoyed it, found it helpful, hit the like button, share it with your friends, and do not forget to subscribe to our channel. I will see you guys next time. Until then, bye bye. Hasta la vista. फिर मिलेंगे बढ़ते बढ़ते. Bye guys.